तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 1 एनसीईआरटी बुक से, जिस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो पहले तो चैप्टर शुरू होने से पहले इन तीनों शब्दों का मतलब हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फसल का मतलब क्या होता है, अगर इसे आसान भाषा में समझे तो फसल मतलब कोई भी चीज़ जिसको बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता हो और इसका उत्पादन जो होता है वो ज़्यादा होता हो। तो इसमें एक और वर्ड आ गया भाई, उत्पादन किसे कहते हैं। उत्पादन यार आसान भाषा में अगर आपको समझना है ना, तो आप मस्त ये समझो कि कोई भी किसान अगर कोई किसी भी बीज को बोता है तो बदले में जो उसे जो फल प्राप्त होता है, जब तो वो फल प्राप्त करना को ही हम लोग उत्पादन कहते हैं। तीसरा आएगा प्रबंधन। प्रबंधन होता है सबसे, इसको भी अगर सबसे आसान शब्द में अगर मैं बताऊं तो वो होता है रख रखाव। जैसे बीज को रोपने से लेकर के जब फसल की कटाई होती है तब तक, याद है, कटाई भी नहीं, कटाई के बाद जब तो वो मार्केट में बिक नहीं आता है तब तक उस पूरे का पूरे उस जो समय अंतराल है उसको ही हम प्रबंधन कहते हैं। और बीज रोपने तक ही नहीं, बीज रोपने से पहले का भी होता है कि बीज अच्छा है। रोपने से पहले जब आप बीज की बुआई कर रहे हो तो आपको इस बात का जांच करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बीज जो है वो अच्छा है या नहीं है। तो और ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं, क्योंकि ऐसे भी वीडियो ये काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो नीचे में आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ यार, हमारी टीम बहुत छोटी है और हमारे लोग भी काफ़ी कम हैं, तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह का जो वीडियो है और भी अच्छी तरीके से हम बनाते रहेंगे। तो देखते हैं, तो चैप्टर 1 शुरुआत करते हैं। आप थोड़े ध्यान दीजिए कि क्या होने वाला। तो सबसे पहले हम जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे फसल उत्पादन और प्रबंधन, और यहाँ पे अगर हम लोग आगे आते हैं तो चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए हैं जिसका मुझे लगता है बताना कोई मैंने बचकाना सा हो जाएगा। तो मैं जो मेन जो टॉपिक है उसे बताना शुरू करता हूँ, और उसके साथ साथ मैं बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके साथ साथ कुछ कुछ स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ जो ग्राफिक्स दिखेंगे। ग्राफिक्स क्यों क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें के माध्यम से समझना थोड़ा आसान होता है। और यहाँ पे कुछ बुक्स में जो तस्वीरें हैं वो भी वो काफ़ी अच्छे हैं, पर इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिक्स की मदद से आप थोड़ा सा अच्छा से आपको समझ में आए जो टॉपिक्स है वो। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो आते हैं कृषि पद्धति के बारे में, जैसे आप 1.1 में टॉपिक रहे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग के लिए खाना जो है ज़रूरी क्यों है, भोजन। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए जो भोजन है वो बहुत ज़रूरी है। भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, उससे हमारा पूरा शरीर जो है चलता है। बिना ऊर्जा का हमारा शरीर जो है कोई काम का नहीं है। अब यहाँ पे एक वर्ड आएगा कि हम लोग आमतौर पे जो भोजन करते हैं, कोई भी सजीव को हर तरह का सजीव भोजन करता है। अब इसमें जो सूक्ष्मदर्शी है वो जो जीव है वो भी भोजन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो जब भी कोई सजीव भोजन करता है तो उसमें ये जो प्रोसेस है कहाँ कहाँ से जाता है। तो सबसे पहले तो आदमी जबान से खाता है, फिर वो पाचन में जाएगा, फिर उससे श्वसन होगा, फिर लास्ट में अंतिम में क्या होता है, उत्सर्जन। तो आपको 3 चीज़ें रखना पड़ेगा, पहले पाचन, श्वसन और उत्सर्जन। ये 3 जो है सजीव शरीर जो होता है वो आमतौर पे ये 3 चीज़ करते हैं, क्योंकि इसी से तो आखिर ह्यूमन चलता है ना, मनुष्य। अब दो यहाँ पर 1.1 में आपको एक टॉपिक मिलता है कृषि पद्धतियाँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 10,000 ईसा पूर्व में मनुष्य जो है घुमंतु हुआ करते थे। अब घुमंतु शब्द का मतलब ये है कि वो चरवाहे होते थे, यानी कि एक जगह से दूसरा जगह खाने की तलाश में घूमते थे, ऐसे ही नहीं घूमते थे, ठीक है। तो बहुत ऐसे होते घूमते थे। तो अब अभी के टाइम पे बहुत लोगों को इस तरह की बातें समझ में नहीं आती कि क्यों घूमते थे, क्योंकि उस टाइम पे खाना जो होता था फिक्स नहीं होता था। तो लोग मौसम के हिसाब से अलग अलग जगह पे आते थे ताकि उन्हें खाना और रहने के लिए छत मिल सके। तो वो समूह में रहते थे। और जैसे अभी तो काफ़ी लोग मानने लगे कि जो छोटे परिवार है वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन उस टाइम पे पूरे का पूरा कबीला, आप अभी के समय के हिसाब से मान सकते हो कि छोटा गांव पूरा एक साथ चलता था। तो वो सब एक साथ चलते थे, एक साथ रहते थे एक साथ, कच्चे पके फल खाते थे, सब्जियां उगाते थे। फिर धीरे धीरे खेती करना जब उन्होंने सीखा तब जाके फसल, या फिर तब जाके वो एक अलग तरह की मानव संस्कृति को और बढ़े। तो यहाँ पे कृषि पद्धति के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फसल किसे कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे फसल किसे कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन में बताया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि फसल किसे कहते हैं, तो मैंने बताया था कि कोई भी किस्म का पौधा, किसी भी किस्म का पौधे को अगर हम बड़ी मात्रा में उगाते हैं तो उसे आम आम आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि ये फसल है।
तो आपको डेफिनेशन में वही सेम मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो आपका डेफिनेशन क्या है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। दो कितना कितना सिंपल है। इसको आप अलग अलग तरीक़ा से लिख सकते हैं कि एक ही किस्म के पौधे या पेड़ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी भी किस्म के पौधे या पेड़ अगर किसी भी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे आप फसल कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं उदाहरण में दिया हुआ आपको गेहूँ दिख रहा है, फसल का जो अर्थ है गेहूँ के रूप में। इसमें चावल भी हो सकता है, इसमें मकई भी हो सकते हैं, मैंने जो भी आपको बड़ी मात्रा में आपको दिखती है आमतौर पे वो सारी चीज़ हो सकते हैं। सब्जियाँ, फल, जैसे मैंने बोला आप देखो फल तो पौधे में नहीं आएंगे ना, फल तो पेड़ में भी आएंगे। तो जैसे कि हम लिखा हुआ सिर्फ पौधे, लेकिन फल किस में आएंगे, पेड़ में भी आएंगे। तो ये अलग चीज़ है। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग मौसम पे अलग अलग पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि धान जो होता है वो आमतौर पे हम बारिश के मौसम में उगाते हैं और गेहूँ जो होता है वो ठंड के मौसम में। और इसमें कुछ कुछ चीज़ जब भी हम लोग फसल में उगाने के लिए कुछ कुछ चीज़ों पे हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। वो है जैसे कि भारत का जो मैप अगर देखोगे ना तो बहुत बड़ा है, उसमें रेगिस्तान भी है, बर्फ़ भी है, समुद्र भी है, महासागर भी है। तो ऐसे में अलग अलग जगह पे अलग अलग पेड़ पौधे उगते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो समुद्र किनारे हैं वहाँ नारियल ज़्यादा उगते हैं। अगर आप राजस्थान की ओर जाओगे तो वहाँ पे कैक्टस ज़्यादा उगते हैं। और अगर बर्फीले अगर जगह पे जाओगे तो वहाँ पे देखना कि वहाँ के जो पेड़ होते हैं ना वो नुकीले पत्तों वाला पेड़ होते हैं, अगर आपको इसे फिल्मों में अगर आपने देखा होगा। और तो ये तो थी जगह के बात। अब होते का फसल को रोपने के लिए वहाँ पे या फिर बुआई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले वहाँ का तापमान जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। फिर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। फिर वर्षा की कितनी वर्षा हो रही है, कितने कम वर्षा है, और वहाँ की एक जलवायु परिस्थिति, मैंने वहाँ का जो परिस्थिति है, मैंने मौसम कितना तेज़ी से बदलता है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपने धान की बुआई की है और बारिश ही ना हो तो फिर वो नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। तो हम उसी एरिया में धान की बुआई करेंगे जहाँ पे पानी रुकता हो, प्लेन एरिया में आमतौर पे, क्योंकि प्लेन एरिया में जो पानी जो है वो काफ़ी समय तक ठहर कर रहता है पहाड़ी एरिया का मुकाबले। जैसे अगर असम में आप देखोगे तो असम में आपको पता होगा कि चाय की खेती ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर धान की खेती उतनी ज़्यादा नहीं होती है। धान के लिए आपको छत्तीसगढ़, बंगाल ये सब बहुत ही फेमस जगह हैं। तो इसी के साथ हम लोग जो टॉपिक है वो शुरुआत हो चुका है। और अब हम बात करेंगे कि फसल को कितने भागों में बांटा गया है और इसके जितने भी प्रोसेस है इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमको एक टॉपिक दिखता है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, कि वो कहाँ गया कि फसल को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया, पहला को खरीफ और दूसरा को रबी। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरह से वो समझना है कि खरीफ फसल और रबी फसल में अंतर क्या है। इससे बेटा सवाल आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको जब भी पढ़ो उसको ध्यान से पढ़ो कि वो फसल जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता हो, ठीक है, वर्षा ऋतु में उगाया जाता हो उसे खरीफ फसल कहते हैं। तो कि बहुत ही आसान तरह से यहाँ बताया गया कि वर्षा ऋतु में जो भी फसल लगा हम लोग बुआई करते हैं उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक उसी का अगर उल्टा देखें, उल्टा नहीं कह सकते हैं बल्कि उसी के ठीक उल्टा ही मान सकते हैं कि जो शीत ऋतु होती है, शीत यानी कि ठंड का मौसम यानी कि अक्टूबर से मार्च का मौसम, यहाँ पे जो इस समय में जो फसल उगते हैं उसे कहते हैं रबी फसल कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो खरीफ फसल में एक और चीज़ कि भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कहाँ होती है, जून में। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल भी जो हमारे यहाँ पे मानसून आने वाला है वो 9 जून के आसपास आने वाला है। तो मानसून जो होता है, मानसून में ज़्यादा बारिश होता है, तो मानसून से सितंबर, मानसून जून में आता है, सितंबर तक मानसून चली जाती है, तो आने जाने के क्रम में होती है। तो इसी के बीच के जो समय होता है, इसी का समय में हम लोग जब किसी भी फसल का बुआई करते हैं तो उसे हम लोग खरीफ फसल करते हैं। इसमें से हम कर सकते हैं धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं छोटे छोटे चीज़। और इसके अलावा जो रबी में है, रबी में पता होगा गेहूँ तो मैंने ऑलरेडी बताया, चना, मटर, सरसों, ठीक है, ये सब क्या है, सब रबी फसल है। अब इसमें एक और चीज़ जो जोड़ने वाली है वो है कि जो आधारिक फसल पद्धतियां हैं, या फिर कहो कि फसल को
बीज खरीदने से लेकर फसल की कटाई के बीच के जितने भी प्रोसेस है, जो कर्म है, उसको बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या है। पहले देखो कि यहाँ पे फसल उगाने के लिए किसान को क्या है, अनेकों क्रियाकलाप है ना, सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। अब क्रियाकलाप मतलब मैंने अलग अलग काम एक अलग अलग समय अवधि में करने पड़ते हैं। अब जैसे अब किसान जब मन तब अपने खेत में पानी नहीं पटाएगा, या फिर जब मन तब तो बुआई नहीं कर देगा, या फिर मिट्टी को बिना तैयारी किए हुए, बिना कोई जो यूरिया वगैरह हम लोग छिड़कते हैं उसे दिए हुए, मतलब सबका एक टाइम होता होगा ना उन सबको करने का, तो उसी को वहाँ कहा जा रहा है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसी का जो सजावट है, जैसे कि आप देख रहे हो इसी को सजावट है, इसको हम लोग बोलते हैं कृषि पद्धति। इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ। तो अब देखें कृषि पद्धति बोलते किसको हम लोग। तो वापस हम लोग पेज को ऊपर करते हैं और ओहो अरे यार ऊपर चलो, हाँ तो ये कृषि पद्धतियाँ। तो आम तौर पे जो हम कृषि पद्धतियाँ है उसको हम बांटते हैं कुल 7 भागों में। 7 भागों का जो प्रोसेस है इसको हम लोग बांटते हैं कृषि पद्धति के बारे में। तो ध्यान से देखना है बच्चों अभी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम कोई भी खेत, अगर बंजर खेत है या फिर जिस खेत में अभी कुछ नहीं हमने उगाया हुआ है, तो सबसे पहले हम वहाँ क्या करते हैं, हम लोग करते हैं वहाँ मिट्टी को तैयार करते हैं। तो मिट्टी को तैयार कैसे करोगे, क्या साड़ी पहना दोगे या फिर सूट पहना दोगे इसको, या फिर क्या जीन्स कोट पहना दोगे, तैयार कैसे करोगे। तैयार करने का यहाँ मतलब है कि मिट्टी को तैयार करना फसल के लिए, उस हिसाब से उसको ढालना होता हो। जैसे कि आमतौर पर कोई खेत में देखो तो वहाँ पर बहुत सारे घास आ जाते हैं, तो उन घास को हटाना पड़ता है, हमको छांटना पड़ता है सही तरीके से। तो जहाँ पे आप देखोगे हाँ, या तो हम हल जोत देते हैं तो ट्रैक्टर हम चला देते हैं, ताकि मिट्टी जो अंदर की मिट्टी होती है वो ऊपर की ओर आ जाए, क्योंकि अंदर की मिट्टी में बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं जिससे फसल को उगने में ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, में उसको अच्छा एनर्जी मिलता है मिट्टी को। तो हमें जो यूरिया वगैरह छिड़कने का ज़रूरत कम पड़ता है उससे। दूसरा प्रोसेस क्या है इसमें, तो बुआई। बुआई तो आपको पता ही है, बिना बुआई का कैसे होगा। तीसरा खाद और उर्वरक। यहाँ पे एक सवाल आपका आ सकता है, तो सर खाद और उर्वरक में लोग बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, खाद किसे कहते हैं और उर्वरक किसे कहते हैं। तो खाद आमतौर पे उसे कहते हैं ना जो हम घर पे बनाते हैं, जो इंसान अपने द्वारा बना सकता है उसको हम कहते हैं खाद। और उर्वरक हम लोग उसी को कहेंगे जो बनता है फैक्ट्री में, याद रखिएगा, ठीक है। फैक्ट्री में जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स से द्वारा बनाए जाते हैं उसको हम उर्वरक कहेंगे। और जो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं, या फिर इंसान जो अपना घर का वेस्ट से, कचरा से जो बनाते हैं, जैसे गोबर से, घर का किचन का जो कचरा निकलता है उससे, तो उससे जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं खाद। और बाकी फैक्ट्री से बनाते हैं उसको बोलते हैं उर्वरक। चौथा सिंचाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट। दूसरा खरपतवार। तो यहाँ पे एक वर्ड आया खरपतवार। तो खरपतवार कहते हैं किसको है। आमतौर पे देखोगे जहाँ पे भी धान के मौसम में जब धान लगाया जाता है ना, तो उसके धानों के बीचों बीच में ना 1-2 आलतू फालतू के पेड़ पौधे उग जाते हैं। तो खरपतवार का काम क्या होता है ना, कि आपके पेड़ को उगने के लिए जितना एनर्जी चाहिए या फिर जितना खनिज लवण चाहिए, उसी के बगल में एक अगर दूसरा खरपतवार पौधा हो जाता है, तो उस जितना आपको खनिज लवण आपके पेड़ के लिए चाहिए वो सारा खनिज लवण वो खुद लेके खुद बड़ा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारा फसल है उस वहाँ तक खनिज लवण की कमी हो जाएगी, और हो सकता है वह पेड़ मर जाए, सूख जाए, या फिर अगर बड़ा भी हो जाए तो उसमें जो फल लगने वाले हैं वो सही से ना हो पाए। तो खरपतवार का मतलब यही है। दूसरा है कटाई। भाई अब जब फसल हो गई तो कटाई करेंगे। और सबसे अंतिम में भंडारण, कि अगर कटाई करने का ना, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आज भी बहुत बड़ी समस्या है भारत में कि हम स्टोरेज की सुविधा नहीं है। अगर आप अपने गांव में चल जाओ, किसी घर में अगर बहुत ज़्यादा टमाटर या किसी भी चीज़ की खेती हो गई जो जल्दी ख़राब हो जाएगा पकने के बाद, तो उसको स्टोरेज करने का हमारे पास कुछ नहीं है। और यही कारण है कि आप देखोगे कि जो सब्जियों कभी कभी प्राइस जो होती है अचानक से गिर जाती है, क्योंकि स्टोरेज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो उनको तो बेचना ही है, अब नहीं बेचें तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए उन्हें बेचना पड़ता है। और यही कारण का फ़ायदा उठाते हैं बिचौलियों लोग। तो टॉपिक नंबर 1.3 मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। मिट्टी तैयार कैसे करते हैं इसको जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी को हम लोग जो ट्रैक्टर जो हम लोग चला देते हैं, तो मिट्टी को हम लोग अंदर जो उसके अंदर की मिट्टी होती है उसको हम लोग ऊपर क्यों लाते हैं, मिट्टी को अल्टी पल्टी कर देते हैं। इसका सबसे आसान हम भाषा में अगर समझा हो तो। और भूमि जो होती है, जो पोली मिट्टी होती है, मिट्टी में रहने वाले जो केंचुए होते हैं, जैसे कि पोली मिट्टी में अगर जो मिट्टी के जो लेयर होते हैं उसके नीचे में कई सारे मिट्टी के लेयर होते हैं, उसमें से एक लेयर को आप पोली मिट्टी बोल सकते हैं।
तो उसमें बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं मिट्टी के अंदर में, केचुए भी होती है। और आपको ये यहाँ पे एक वर्ड बता दूँ कि केचुए जो होते हैं उसको किसान का सबसे अच्छा दोस्त बोला जाता है। तो ये जान लेना, ये सब क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी है और उसको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जब बड़े हो गए ना तो ये सब क्वेश्चन में आपको फंसा दिया जाता है। ये इसके लिए जुड़ा हुआ एक इंसिडेंट मैं बता देता हूँ कि मेरे एक दोस्त का जॉब का इंटरव्यू था, उसके वहाँ पे जाके उसको ये सवाल पूछा गया था और वो नहीं बता पाया था। तो इसीलिए आपसे कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है आप जब बड़े हो गए तब। तो यहाँ पे क्या दो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये जो होता है किसानों का जो क्या होता है मित्र होता है। और क्योंकि मिट्टी को ये क्या होता है, और मिट्टी को जब हम पलटते हैं तो उसमें क्या होता है, मिट्टी में ह्यूमस बनता है। ह्यूमस का मतलब नमी, आर्द्रता बनता है। आर्द्रता अगर आपको समझना ना, आप समझो इस तरह से कि अगर जब एक गिलास में आप पानी लो थोड़ा गर्म, उसको अगर आप थोड़ा किसी से अगर बंद कर दो ऊपर से, तो क्या होगा कि अंदर की ओर एक अलग तरह की भाप बनेगी जो गिलास के चारों ओर रहती है। तो वो भाप दिखती नहीं है आपको, लेकिन वो पानी का रूप है। तो उसको आप आर्द्रता से आप मिला सकते हो कि उस तरह चीज़ को आर्द्रता कहते हैं। तो मिट्टी में भी ठीक इसी तरह रहती है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं कि मिट्टी में जो है खनिज जल वायु और कुछ सजीव होते हैं। सजीव मतलब केचुआ या फिर कोई भी सूक्ष्मदर्शी जीव जो होती है। तो ये क्या करते हैं, ये जो मृत पौधे और जंतुओं को मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होती है। जैसे अगर कोई जानवर मर जाते हैं या फिर कोई जो पेड़ सूख के गिर जाता है, तो उसमें बहुत सारे ना सूक्ष्मदर्शी जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। फिर और वो जीव कहाँ जाते हैं रास्ते में, जब मिट्टी होती है तो मिट्टी में मिल जाते हैं, वो मिट्टी में ही अंदर में छुपे हुए रहते हैं। और ये बहुत पोषक होते हैं, मिट्टी को बहुत पोषक कर देते हैं। ये पोषक पौधे क्या करते हैं, पौधे के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। पौधे जब होते हैं तो उनका जड़ द्वारा पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं और उसके बाद ये जो अच्छे फल देंगे। और क्या, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर, जो मिट्टी का ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर होते हैं, वह मिट्टी के पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। इससे उलटने पलटने से क्या और पोला करने का मतलब मैं वो जिसको आपको समझाया अभी, से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। क्या होता है, जो नीचे के जो पोषक पदार्थ होते हैं, जो जीवाणु है वो भी ऊपर आते हैं, और इसमें जो बहुत सारे लवण खनिज लवण छुपे होते हैं वो भी ऊपर आ जाते हैं। और मिट्टी का लटना पलटना क्या करना, फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने टॉपिक अभी ये ख़त्म किया। अब देखेंगे यहाँ पे जुताई, हम लोग आमतौर पे इसको बोलते हैं। और मिट्टी को, अगर मिट्टी आपका बहुत सूखी हुई हो तो हमें अगर गांव में रहते हो तो आपको देखे होंगे, अगर मिट्टी बहुत सूख जाती है तो हमें कई बार उसके लिए जुताई का प्रोसेस करना पड़ता है, क्योंकि एक बार में सही से हो नहीं पाता। पहले जब हम लोग कड़ी मिट्टी को जुताई करते हैं तो पहले बड़े ढेले बनते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है, फिर वापस से मिट्टी को नरम किया जाता है। तो यहाँ टॉपिक है कृषि औजार। जो हम लोग जब भी मिट्टी को खोदने के लिए किस किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो आमतौर पे आपने देखा होगा हल जो है ना, हमको लगता है जो गांव में रहा होगा ना, वो 80% जो लोग होगा उसने हल तो देखा होगा। लेकिन शहरों वाले कुछ बच्चे हैं जिन्होंने हल नहीं देखा होगा। तो हल को लेके एक्चुअली मैं ग्राफिक्स भी डाल दूंगा, वो भी देख लेना आप लोग। और कुदाली तो मुझे लगता है कि लगभग सबने देखे होंगे। और कल्टीवेटर क्या होता है भाई, कल्टीवेटर का मतलब ये होता है कि जो मिट्टी को पलटने वलटने का प्रोसेस है, कल्टीवेटर। तो इस कार्य में उपयोग किए जाने वाला प्रमुख औजार है। किस कार्य में, तो कृषि औजार। किस कार्य में, तो इसमें खुदाई के कार्य में। अब यहाँ किसको खुदाई बोल रहा हूँ मैं, खुदाई का मतलब यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, जुताई से बात कर रहा हूँ। खुदाई और जुताई दोनों शब्द एक जैसे लगते हैं, पर खुदाई का मतलब होता है गड्ढा खोदना, जुताई मतलब होता है सबको एक बराबर एक तय पैमाना होता है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का गड्ढा मुझे पूरे एक एरिया फिक्स एरिया में करना है। तो ये रहा। देखो मैंने हल के बारे में बताया। हल की आप यहाँ पे तस्वीर देखो या तब समझो कि प्राचीन काल में क्या होता ना, कि हम लोग प्राचीन काल में नहीं, एक्चुअली अभी भी गाँव में हल का प्रयोग होता है जुताई में, क्योंकि जिनके पास छोटे छोटे खेत होते हैं वो ट्रैक्टर तो अफोर्ड करने के नहीं कर सकते हैं, और तो वो अभी भी हल का इस्तेमाल करते हैं। खाद उर्वरक मिलाते हैं, उस पर खरपतवार को निकालते हैं, मिट्टी को चूरने के लिए इसका भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। औजार में क्या होता है, औजार आमतौर पर लकड़ी का बना होता है, ठीक है, लेकिन इसके ठीक अगर आप देखो ना, सबसे नीचे कोना पे एक लोहा का मेटल आप बना हुआ रहता है, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आपको। आप
देखो ये है हल का वो तस्वीर, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा। दो ये हल में ये यहाँ पे जो था दोनों तरफ एक एक लंबा सा और डंडा होता है, यहाँ पे एक बेल होते हैं, यहाँ पे एक बेल होते हैं। जब इसको खींचा जाता है तो दो ये जो पॉइंट है ये स्टील का या फिर बहुत ही मजबूत लोहे का होता है, और ये मिट्टी में धंसता जाता है और मिट्टी जो होती है वो उखड़ती आती है। तो ये था आमतौर पे जो हमारे, तो यहाँ पर कैसे बांधा गया आप देख सकते हो, ये इस तरह से बांधा गया है उसको। देखो जो लोहे का जो कोन होता है उसको हम लोग आमतौर पे फाल बोलते हैं। और हेल सेट किसे कहते हैं, तो फाल जिसके बताया हल के मुख्य भाग की लंबी लकड़ी से बना होता है, जिसे हम लोग हेल सेल्फ कहते हैं, हेल सेप्ट सॉरी, हेल सेप्ट वो जो बीच में आपको लंबा सी लकड़ी दिखी ना, उससे उससे कहते हैं। और दूसरा सिरा जो जो ओहो जो जोतों के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों के गर्दन पे ऊपर रखा जाता है ना, जोड़ी बैलों का, उससे इस सरलता से चला सकते हैं। ये इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये ठीक यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कुदाली के बारे में आपने देखा ही होगा, कुदाली के बारे में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। कुदाली आमतौर पर सबके घर में होता ही है, पर इस तस्वीर में एक जो कुदाली दिया हुआ है आपका वो थोड़ा अलग है। देखो ये वाला, ये जो कुदाली आपको यहाँ पे दिया गया, तो यहाँ पे आपको समझना है ये कि आमतौर पे हमने जो कुदाली देखा है वो कैसा होता है। तो वो कुदाली कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा करके थोड़ा टेढ़ा होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है कुदाली। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ की कुदाली के इस छोर में भी हैंडल है, ठीक है, यहाँ पर भी हैंडल है। तो देखो ये जो कुदाली है ये आमतौर पे हमारे यहाँ जो जो छोटे किसान होता है उनके पास नहीं होता है। ये कुदाल अगर आपको देखना है तो आपको हरियाणा, पंजाब इस ओर में इस कुदाली का प्रचलन है, जहाँ पे यहाँ पे भी एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और यहाँ पर भी हैंडल होता है, और यहाँ पे हाथ में पकड़ने का पकड़ कर भी यहाँ पे नीचे आप मिट्टी मार सकते हैं, और यहाँ पर भी, और इस हैंडल की मदद से भी, जैसे कि छड़ छड़ की मदद से भी। और मुड़ी प्लेट, ये प्लेट जैसे हर कुदाली में होता है, हैंडल जैसे हर कुदाली में हैंडल नहीं होता, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया अपने वाले में, तो अपने वाले में ऐसा नहीं है। और मैंने अभी तक अपने गांव में इस तरह का, अपने आसपास के जितने भी गांव में मैंने इस तरह का अभी तक नहीं देखा, पर हाँ हरियाणा वगैरह में इस तरह के इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे लोग। तो मैंने हल कुदाली करवा दिया, अब मैं थोड़ा चलता हूँ ऊपर की ओर। तो कल्टीवेटर आपको किसको बोलते हैं, तो ये जो ट्रैक्टर पर लगे होता है ना, ये वाला हिस्सा जो होता है ना, इसी को कल्टीवेटर बोलते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ पे जिससे मिट्टी को उखाड़ा जाता है, इसी को कल्टीवेटर बोलते हैं। तो इससे मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा समझने का कोई दरकार है। अब आता है बुआई। तो बुआई, अब जब मिट्टी तैयार हो गई तो आपको बीज बोआना पड़ेगा, यानी कि बीज बोओगे। तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि बीज जो होता है कि बीज दो तरह का होता है। एक जो बीज जो हम लोग खुद से बनाते हैं, घर में ही भी हम लोग देखोगे बहुत सारे किसान घर में बीज बना लेते हैं, और कुछ बीज हम लोग मार्केट से खरीदते हैं। तो अगर हम कोई बीज मार्केट से खरीद रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं बदले में, कि वो बीज अच्छा हो। जब मैं बात कर रहा हूँ अच्छा, तो अच्छा का मतलब क्या, कि वो कम बीज में कम खर्च में मुझे ज़्यादा फसल दे, उसे ही आप अच्छा कहोगे। जिस पे मेरे खर्च कम है, अब खर्च का तरीका अलग अलग हो सकता है मेरे को जो उर्वरक डालने में जो खर्चा आ रहा है वो कम हो जाए, तो बहुत तरीक़ा से हो सकते हैं। तो बुआई आमतौर पे क्या करते हैं हम लोग, बोले हम लोग अच्छी गुणवत्ता और साफ स्वच्छ बीजों का चयन करते हैं हम लोग आमतौर पे। तो आप कैसे तय करोगे कोई भी चीज़ खरीदने के बाद कि वो स्वच्छ है, साफ़ है, अच्छा है या नहीं है, तो उसको तय करने के लिए बहुत सारी विधियाँ हैं। जैसे कि अगर आप पानी में अगर कोई भी बीज को डाल दो तो जो अच्छे बीज है वो डूब जाएंगे, और ख़राब जो बीज होंगे वो ऊपर की ओर तैरने लगेंगे। इससे भी पता लगाया जा सकता है, इससे अंडे को भी पता लगा सकता है अंडे ख़राब है या अच्छे हैं। तो वापस आते हैं हम लोग अपनी जगह पे। तो क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जैसे कि आपको देखो यहाँ पे ठीक वही है, क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं, तो जो मैं बता रहा था वही है, ठीक है। तो एक्चुअली मैंने जो इसके बारे में बता ही दिया। और परंपरागत औजार क्या होता है, तो जैसे हम जो खुरपी, अगर आपने देखा होगा तो खुरपी, यहाँ पे कुछ तस्वीरें मैं डाल दूंगा कि परंपरागत जो औजार है वो किस तरह के होते हैं, आप इसको देखना, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग तरह के जो परंपरागत औजार है वो अलग अलग हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो कोई यहाँ पे सीड ड्रिल यही है,
सीड ड्रिल इसे कहते हैं। इसका जो स्पेसिफिक नाम है इसका नाम है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल के बारे में भी मुझे लगता है बताने की ज़रूरत उतना नहीं है, तो बस सीड ड्रिल के इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। एक्चुअली सीड ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो बहुत महंगा होता है, तो होता है कि महंगा होता है पर ये कम टाइम में बहुत बड़ा हिस्सा को कर सकता है। ऊपर से जो इसके अंदर जो मेटल रॉड होते हैं ये वाले जो टेढ़े वाले, ये मिट्टी को ज़्यादा अंदर तक खुदाई कर सकते हैं। अगर हम लोग तुलना करें हल के तुलना में, तो हल का तुलना आप देखोगे वो वैसा फ्लैट होता है। हल तो फ्लैट होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप शार्क होता है, तो ये ज़्यादा अंदर जाता है, तो इसीलिए इसका हम लोग प्रेफर करते हैं, बहुत जगह पे इसका प्रेफर किया जाता है। अब जब भी हम लोग बीज का रोपते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो बीज है वो उसके बीज की जो दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि आप धान लगा रहे हो, तो देखो धान में जब हम लोग जब उसको बीज छिड़कते हैं तो हम हाथों से छिड़क देते हैं और वो बहुत घना होता है, फिर बाद में उसको कबाड़ करके फिर दूसरा जगह हम लोग वापस बोते हैं। धान को 2 बारी बोया जाता है, एक बार बीज से और एक बार फिर डायरेक्टली पौधे को बोया जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फसल है जहाँ पे बीज को हम एक ही बार बो सकते हैं, जैसे मक्का मान लो, या फिर आपको भिंडी वगैरह कोई भी सब्जी डालनी हो तो उसके लिए एक फिक्स दूरी होना चाहिए। अगर दोनों को 2-3 पौधे को एक साथ रोप देंगे ना तो उससे भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो दूरी जो है वो बहुत मायने रखता है फसल में। तो यहाँ पे देख रहे हो दूरी के बारे में बताया गया हम। अब यहाँ पे हम और आगे आ रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं क्या बोलता है। अब जो तीसरा पॉइंट था कि खाद और उर्वरक मिलाना, तो मैंने पहले बता दिया कि खाद और उर्वरक में जो अलग अलग क्या है। उर्वरक आमतौर पे जो फैक्ट्री में बनता है उसे बोलते हैं, और खाद जो बोलते हैं किसे, जो हम लोग घर पे तैयार कर लेते हैं। तो अब इसको फ़ायदा क्या होता है, देखो मिट्टी फसल को क्या करता है, खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यकता है। ये जो पोषक है, कौन सा पोषक, खनिज, ये पौधे के लिए वृद्धि की आवश्यकता है। पर होता क्या है कि जब भी कोई जगह पे अगर ज़्यादा फसल कर दिया जाए एक ही टाइम पे, अगर मान लो कि बहुत सारा फसल कर दिया जाए या फिर एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है, तो उस खेत में कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता हो तो क्या हो जाएगा, तो वैसे जगह पे मिट्टी और वहाँ पे जो मिट्टी पे जो पोषक तत्व है उसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, जिसके कारण जो नए फसल में जो उपजाऊ की जो क्षमता है वो अपने आप कम हो जाएगी, है ना। तो इसको ठीक करने के लिए भी हम लोग उर्वरक डालते हैं। तो खाद एवं कार्बनिक, यहाँ पर कार्बनिक जैविक पदार्थ होते हैं। खाद क्या है, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है। अब पौधे के बारे में पता ना कि अगर आपके घर के किचन से कोई वेस्ट निकलता है तो उससे आप बना सकते हैं, या फिर गोबर वगैरह से अपशिष्ट से बना सकते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों के गड्ढे में डालकर हम लोग आमतौर पे इसको बनाते हैं। आप देखे होंगे कि गाँव के जो बाहर होते हैं ना, वहाँ पे आप देखोगे आमतौर पे डंपिंग जो जैसा ढेर लग जाता है, फिर उसी को गाँव के लोग वापस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रैक्टिकल बताया गया है कि प्रयोग की जो शैली है वो कैसे प्रयोग किया जाएगा उर्वरक और खाद को लेकर के। और उसके बाद हम लोग यहाँ देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो आपको एक क्रियाकलाप दिख रहा है वही क्रियाकलाप के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है। और हम लोग का जो टॉपिक है अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है टॉपिक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक जो है एक रासायनिक पदार्थ है, जैसे मैंने पहले बताया कि केमिकल से बनता है, फैक्ट्री से बनता है, जो विषैले पोषकों को पोषकों से समृद्ध होते हैं। मतलब इसमें विषैले पोषक बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आप सोचोगे कि आप अपने खाने में विषैले पोषक डालते क्यों हैं, फिर देखो विषैले पोषक का 2 फायदा है। विष जब हम लोग डालते हैं पेड़ पौधे में, तो पेड़ पौधे में वाले जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, पर अगर हम ज़्यादा डाल दें तो इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। तो आमतौर पे जो उर्वरक है वो कभी भी फ़ायदेमंद नहीं है। खाद जो होता है वो सबसे अच्छा रहता है, पर हमें पढ़ना है तो हम पढ़ रहे हैं। तो दो खाद से ये कैसे भिन्न है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उर्वरक का उत्पादन जो होता है फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण कौन सा है, तो देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ये सारा का नाम को याद रखना होगा। यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटास और NPK। N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस, K फॉर पोटेशियम। तो ये आपको नाम इतने याद रखना होंगे कि जब भी आप उर्वरक के बारे में डेफिनेशन या आप कुछ भी लिखोगे तो आपको इन चीज़ों के कुछ तो उदाहरण में लिखना तो होगा ही। तो यूरिया, अमोनिया, सल्फेट और सुपर सल्फेट, पोटास
और यहाँ पे NPK, डायरेक्ट NPK भी लिखोगे तभी चल सकता है। इसका उपयोग हम तरफ कहाँ होता है, तो गेहूँ में, धान में, है ना, मक्का जैसे फसलों में, मतलब जो भी बड़ा स्केल पे हम लोग उगाते हैं। ये कहता है इसको अगर ज़्यादा उपयोग कर देना तो उर्वरकता में कमी आ जाती है। किसकी उर्वरकता में, तो मिट्टी की उर्वरकता। अगर हम ज़्यादा अगर इसको हम इस्तेमाल कर दें, जिसको हम इंग्लिश में फर्टिलाइज़र बोलते हैं, तो उर्वरक को अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में ही एनर्जी को कम कर देगा। वो खाद मिट्टी में जो खनिज है उसका एनर्जी को कम कर देगा। और ये जल को भी प्रदूषित कर देता है, क्योंकि जब आप खेत में डालते हो बहुत सारे यूरिया वगैरह, तो वापस जब बारिश होती है तो वो नाला के द्वारा एक बड़े बड़े जल स्रोतों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे पानी जो होता है पोल्यूशन होने का जो खतरा रहता है बहुत ज़्यादा रहता है, अशुद्ध होने का। तो इसमें जान माल की हानि भी हो सकती है। और आपने देखा होगा कि अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो किसान हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं वही वही उर्वरक लाके, जिस उर्वरक से अपना वो खेत में डालने वाले होते हैं, क्योंकि उनके पास खेत का फसल मर जाने का कारण, या फिर मान लो कि मौसम बदल जाने के कारण, या फिर किसी तरह से जब उनका फसल ख़राब रहता है तो अगर वो लोन नहीं चुका पाते हैं तो वो कई बार अपने उनको सुसाइड करते हुए भी सुना होगा न्यूज़ में। अब आगे हम देखते हैं अब खाद का उपयोग कैसे होता है। तो खाद का उपयोग हम लोग ऑलरेडी बताया। खाद क्या होता है, खाद मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि कर देता है। अब जल अवशोषण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड है अवशोषण। अवशोषण का मतलब यहाँ पे है होल्ड करना। होल्ड करना के इससे तात्पर्य है जब हम मिट्टी में गोबर से या फिर जो घरेलू खाद है उसका उपयोग करते हैं तो मिट्टी में जो उसका घनत्व है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जब हम पानी डालते हैं तो पानी को वो ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर पाता है वो मिट्टी में। तो इसी को बोला गया जल अवशोषण, और पानी को ज़्यादा अवशोषण करके अपने पास रख पाता है, तो हमको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होता है। और मिट्टी में सही पोषक में प्रतिपूर्ति होती है। मिट्टी के जो पोषक तत्व है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। मिट्टी में पोषकों के प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्र। फसल चक्र के साथ से तात्पर्य क्या है कि एक फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। इसका मतलब है कि एक फसल लगाने के बाद फिर दूसरी फसल, उसके बीच में एक फिक्स समय अंतर होना चाहिए। अगर आप लगातार किसी मिट्टी में अगर फसल उगाओगे तो वो मिट्टी बंजर होने का खतरा रहता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ एरिया के बारे में बताया गया। जैसे आप देखो उत्तर भारत में किसान के बारे में क्या बताया गया है कि उत्तर भारत में फलीदार चारा एवं ऋतु में उगते थे, ठीक है, तथा गेहूँ दूसरे ऋतु में, मतलब कि यहाँ ऋतु बता रहा है, एक ऋतु में क्या उगा रहे हैं फलीदार चारा, दूसरा में क्या उगा रहे हैं गेहूँ दूसरी में, ठीक है। उसमें क्या होता है मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है वो पूर्णतः पूर्ण हो जाता है। अगर मान लो पेड़ जो बनते हैं ना, उसके पेड़ बनने में उसमें नाइट्रोजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो होता क्या है कि ना एक फसल होने के साथ साथ नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो अगर हम दूसरे फसल के बीच में अगर थोड़े समय अंतराल रखें तो हवा से या फिर और भी अलग अलग तरीक़ा से मिट्टी में वापस नाइट्रोजन पहुंच जाता है प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ पे फिर पिछली कक्षाओं के बारे में हम लोग देख रहे हैं। और अब जो यहाँ पे आप देखोगे उर्वरक और खाद के बीच में अंतर क्या होता है। तो मैंने बताया उर्वरक एक क्या होता है, मानव निर्मित लवण है, ठीक है, मानव निर्मित लवण है। हालांकि इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, घर में नहीं बनाया जा सकता है। और ये क्या है, एक प्राकृतिक पदार्थ है जिसको हम लोग जिसमें ना गोबर, पौधे के अवशेष से, पौधे का अवशेष आमतौर पर हम लोग किचन में ही करते हैं, नहीं तो और इसके अलावा पौधे का हम लोग अवशेष निकालते कहाँ हैं। और उर्वरक उत्पाद क्या होता है, फैक्ट्री में होता है। इसे खेतों में भी बनाई जा सकती है, घरों में भी बनाई जा सकती है। उर्वरकों से मिट्टी में ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। देखो ह्यूमस मतलब पानी को होल्ड नहीं कर पाता वो, लेकिन खाद क्या करता है, ह्यूमस जो पानी को होल्ड करेगा वो ज़्यादा ह्यूमस पाएगा। इसमें क्या होता है, उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होता है। इसमें तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन ये प्रोसेस को डैमेज नहीं करता है। और ये करता है, ये डैमेज कर देगा, ज़्यादा मात्रा में लगा दें तो गड़बड़ कर देगा। इसीलिए जब भी आप जब बड़े हो या फिर घर में कभी इस्तेमाल करो तो बहुत ही ध्यान से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब लाभ या फ़ायदे के बारे में देखते हैं। तो लाभ क्या है, तो एक्चुअली हर चीज़ का लाभ होता है। तो जो कोई भी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट ही तो नहीं होता होगा। अगर नेगेटिव होता तो हम लोग फिर उर्वरक का इस्तेमाल क्यों करते हैं।
तो इसका तो इससे मिट्टी में जलधारा की क्षमता में वृद्धि होती है। जलधारा की क्षमता मतलब कि मिट्टी का कटाव बढ़ता है इससे, क्योंकि मिट्टी का जो जो गुण होता है वो, अगर किसी का गुण में कमी आएगा तो वो पतली हो जाती है, सेंस में कह रहा हूँ, और वो पानी में जल्दी आसानी से बह जाती है, वो कटने लगती है मिट्टी। इससे मिट्टी में भरपूर एवं एवं संग्रहण हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होती है, और इसमें मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। खाद के लाभ, ठीक है, खाद के लाभ, ये हम ध्यान दीजिएगा, खाद के बारे में बात कर रहे हैं हम। और इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि अगर गोबर डालोगे आप मिट्टी में, तो जो केचुआ वगैरह जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उसको, क्योंकि गोबर में आमतौर पर बहुत सारे कीट पाए जाते हैं, तो केचुआ को खाना मिल जाएगा, सबको एक दूसरे का खाना मिलेगा, तो जहाँ ज़्यादा खाना में होगा वहाँ ज़्यादा जीवाणु होंगे। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन में सुधार आता है, मिट्टी का गठन में सुधार आता है, लेकिन अब जो रासायनिक उर्वरक है उसमें मिट्टी के गठन में सुधार नहीं आता है, वो और ख़राब कर देते हैं। अब देखो सिंचाई में, तो सिंचाई में अब देखोगे तो जीवित रहने के लिए हमको भोजन चाहिए, भोजन को उगाने के लिए भोजन को भी पानी चाहिए। तो हम कोई भी फसल उगाने में हम लोग उसके बाद उगाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, खनिज को उसमें ठीक तरह से मिलने के लिए। तो खनिज और उर्वरकों को भी अवशोषित होना होता है किसमें, पौधे में। तो पौधे में लगभग 90% क्या होता है, जल, ठीक है। अब आमतौर पर कोई भी फल देखो उसमें पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। जल आवश्यक है, क्योंकि बीजों की अंकुरन शुष्क स्थिति में नहीं हो सकती। अगर आप कोई भी बीज को अगर आप कहीं पे सूखा मिट्टी में डाल दो, तो वो बीज से जो अंकुर होगा, वो बीज से अंकुर नहीं बनता है आमतौर पे, उसमें पानी तो चाहिए ही। तो पानी डालते हैं हम लोग ताकि वो उसका बीज से वो अंकुर बने। सबसे पहला पानी डालता है, बाद में तो हम लोग डालते हैं इसलिए ताकि पेड़ अच्छा से हो जाए। और जल में जो घुले हुए पोषक का स्थानांतरण होता रहे, जो भी मिट्टी में जो खनिज लवण है वो एक जगह से दूसरा जगह उसका चेंज होता रहे, और ये फसल को पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। अब पाले किसको बोलते हैं, पाले आमतौर पर देखो ये हिंदी वर्ड में लिखा गया पाले, आमतौर गांव में शायद इसको इस भाषा से नोट किया था कि पेड़ को पाला मार दिया। पाला मार दिया मतलब कि पेड़ होने से पहले या तो छोटा हो गया या फिर टेढ़ा हो गया, झुक गया। जिस तरह से मानव शरीर को अपंग बोल सकते हैं ना, उस तरह से पेड़ को पाला मार जाना हम लोग कह सकते हैं। तो स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखता है ये, और जल देना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो निश्चित अंतराल में खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। अब देखो जैसे मैं बताया निश्चित अंतराल में, अब निश्चित अंतराल मतलब कि एक उसमें भी पूरा कृषि जो है ना एक पूरा आर्ट है। अगर आप देखो तो पूरा का पूरा इसमें एक कला है। अगर कोई भी चीज़ का अगर टाइम आगे पीछे हुआ तो फसल बर्बाद होने का चांसेस रहता है। तो अब देखो यहाँ पे फिर क्या बोल रहा है कि एक निश्चित समय अंतराल होना चाहिए सिंचाई के समय, ठीक है। सिंचाई के समय का तब बारंबारता फसलों और मिट्टी की ऋतुओं में भिन्न होती है, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग जो ऋतु भिन्न होती है, तो पानी की मात्रा जो होता है वो भी भिन्न भिन्न रूप से हमको देना चाहिए। अब सिंचाई के बारे में हमने पढ़ा। सिंचाई का स्रोत क्या है हमारे आमतौर पे हमारे अगर आप देखोगे इस रीजन में, तो कुएँ, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर इत्यादि क्या है सिंचाई के स्रोत। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखना कि ये एग्ज़ाम में हो सकता है कि एक ऑब्जेक्टिव आपको पूछे, इसमें से कोई एक आपको सही उत्तर देगा, इसमें से कोई 3 गलती करके आपको पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो सिंचाई का स्रोत है, ऐसा करके आपको सवाल पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास कुआं है, ये भाई साहब मटके से या फिर किसी भी चीज़ से पानी पिटा रहे हैं। तो देखते हैं पानी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो पारंपरिक तरीके क्या है, तो हम लोग बताए कुआं, झील, नहर उपलब्ध में जितना भी सब चीज़ उपलब्ध होते हैं उससे हम लोग जल को निकाल कर खेतों में पहुंचाते हैं। अब पहुंचाने का तरीका अलग हो सकता है, या तो हम डायरेक्ट इस जगह पर डाल दें, यहाँ पे अभी के टाइम पे तो मोटर आमतौर पे आपको मोटर बहुत कॉमन हो गया। अब तो इस तरह का खेती करना आपको अगर आपको दिख गया तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा। और मैं फिर मवेशी या मजदूरी, आप पुराने फिल्मों में देखे होंगे अपने मवेशी वाला जो तरीका है पानी पटाने का। और इससे क्या होता है, ये थोड़ा सस्ता होता है, क्योंकि मवेशी तो पैसा नहीं लेते ना, बस उनको तो खाना चाहिए। आप काम करो तब भी खाएंगे, नहीं काम करो तब भी खाएंगे। अब यहाँ पे आप जैसे कि अब जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई भी काम कराने का जो उसका अमाउंट है वो सस्ता होगा, परंतु इसमें दक्ष कम आएगा। दक्ष मतलब
दक्ष का मतलब होता है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। दक्ष का मतलब कैपेसिटी, कि उसका कैपेसिटी जो होगा कम आएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा टाइम में कम ही पानी पटा पाएंगे। लेकिन देखो ये है चेप पंप, इसको हम लोग इसको मतलब चेन पंप। और यहाँ पे अब तो बहुत सारे जेट पंप, टूल पंप, बहुत सारी चीज़ आ गए हैं। ये देखो चेप पंप, और ये है ढकेली बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक पत्थर के एक लोड करते हैं एक लकड़ी में, और यहाँ पे हम लोग एक रस्सी से बांध के बाल्टी बांध देते हैं, और जैसे ही पत्थर को हम लोग उठाते हैं, अपन उठाते आते हैं, तो ये बाल्टी नीचे चलती है। फिर उसके बाद ये जगह पे हम लोग अपना हाथ छोड़ते हैं। इस पत्थर का लोड होने के कारण क्या होता है, ये जो डंडा है, ये जो पूरा लाठी है, ये पूरा नीचे की ओर आता है। और जैसे ही ये नीचे की ओर आता है तो क्या होता है, इसमें पानी जो है ये ऊपर की ओर आ जाता है। इसको बोलते हैं ढकेलनी। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, मोटी घिरनी जैसे कि यहाँ पे देखो कुआं को यहाँ पे घिरनी रहती है, घिरनी की मदद से होता है चेन पंप। एक यहाँ पर रिंग जैसा लगाया होता है, तो ये। और ये आप देख रहे हो वो मवेशी वाला, देखो यहाँ पे एक चक्री से लगाया हुआ है, यहाँ पे एक मवेशी को बांध दिया जाता है। और ये मवेशी क्या होता है ना, ये चारों ओर कंटिन्यू ऐसे घूमती रहती है। और यहाँ पे जो एक घिरनी की मदद से, ये घिरनी यहाँ पे बहुत सारा पानी के जो छोटे छोटे डब्बे जैसे कुछ लगे हुए होते हैं, जिसके कारण पानी घूमते घूमते फिर नीचे की ओर आती है। तो अब तो बहुत सारे ऐसे पंप हैं जो क्या है आमतौर पे डीजल से चल रखते हैं, सभी सौर ऊर्जा से चलते हैं। तो अभी इसके लिए बहुत सारा अपडेट हो चुका है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियाँ अगर आप के बारे में मैं बात करूँ, तो छिड़काव तंत्र, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंकलर छिड़काव तंत्र। यहाँ पे का पाइप लगा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे पाइप है, देखो अगर आप ध्यान से देखो इस पाइप को, यहाँ एक पाइप है, इस पाइप को अगर देखो तो ये पाइप चारों तरफ गया हुआ, और यहाँ पे एक स्प्रिंकलर। देखो आप मूवी वगैरह में देखा होगा, बगान को जो पटाई जाती है बगान वगैरह, यहाँ पे एक नोज़ल लगाई होती है, नोज़ल से पानी निकलता है, और वो नोज़ल रुक के आती है, मैंने एक बार बंद हुई चालू हुई, बंद हुई चालू हुई। इससे क्या होता है, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, और कम पानी में ही पूरा जो एरिया है उसको हम लोग पटा सकते हैं। तो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो इस जगह में जो होता है, यहाँ पे एक नोज़ल होता है, उस नोज़ल में एक, अब अलग अलग टाइप के नोज़ल होते हैं यहाँ पे, किसी में अपर होता है, किसी में नीचे होता है, और वो ऑटोमेटेड होता है, फ्री लेयर होता है, ओवरहेड पे टंगा हुआ होता है। जैसे पानी का प्रेशर से वो लेफ्ट राइट होता है, तो पानी भी एक बार लेफ्ट राइट। मान लो कि यहाँ देखो इतनी सारे बड़े एरिया में एक है ना, तो इतने बड़े एरिया में वो अकेले ही सिंचाई कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कम जगह में ज़्यादा जगह पे कर सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा खर्चीला है, क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत लंबा दूर तक में पाइप बिछाना पड़ता है। तो जल पंप की सहायता से भी जल को प्रमुख पाइप में भेजा जाता है। जल पाइप मतलब टूल पंप जो मैं बात करता है, जल पाइप से यहाँ भेज देगा और फिर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे छिड़काव पौधे को इस प्रकार किया जाता है कि वर्षा हो रही हो, जब मैं बोला ना कि रुक के होता है, तो ऐसा ही लगेगा कि जैसे बारिश के मौसम में एकदम हल्का हल्का सा बारिश होगा। दूसरा आता है कि ट्रिप तो किसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे ना 80% सब सेम है, बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है, देखो तो ये मेरा टूल पंप है, यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से जो मोटर है वो जुड़ा हुआ है, और इस जगह पे देखो ना यहाँ पे, तो ये जो पाइप है ना, इस पाइप में ना छोटे पतले छेद होते हैं। तो क्या कहते हैं, जब इस पाइप में भरा हुआ पानी होता है, तो भरा पानी का तो यहाँ पे बूंद 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 लगातार बूंद एक बूंद करते करते पानी यहाँ पे आता रहता है। तो पानी आते आते लगभग मतलब ये एरिया में जितना भी टाइम में यहाँ पे फसल लगाया गया है जिस भी चीज़ का, वहाँ पे यहाँ मिट्टी को वो गीला रखता है, वो सूखने नहीं देता है। तो ये जो है ड्रिप सिस्टम का बहुत कमाल है। इस ड्रिप सिस्टम में सबसे अच्छी बात क्या है, इससे पानी का जो खपत है वो बहुत ही कम है, और लेकिन एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। जितना भी ज़्यादा खर्च करोगे देखो तो वहाँ पर पानी का बचत अच्छा खासा हो जाता है। पर हमारे जो पुराना टेक्निक है उसमें जो बचत है पानी का वो नहीं हो पाता, ये बात तो एकदम श्योर है। अब देखो ये हम करें खरपतवारों की सुरक्षा। आप खरपतवारों की सुरक्षा दो तरह से कर सकते हैं, या तो कोई केमिकल ला के छिड़क दो यहाँ पे, तो खरपतवार मर जाएंगे। पर कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि अगर उस खरपतवारों के लिए अगर हम दवा का इस्तेमाल करें तो हमारी जो फसल है वो भी मर सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअली यानी कि हाथ से हमको अपने हाथों से उखाड़ना पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे मशीन भी आते हैं, मतलब मशीन नहीं कहेंगे, छोटा छोटा को यंत्र। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो बोझों और पहेली के बारे में तो आपको काफ़ी सारे मिलेंगे यहाँ पे किस्से।
ठीक है। तो खरपतवार के किसे कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ। खेतों में कई अन्य अवांछित, अवांछित मतलब गैर जरूरी पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, अपने आप होते हैं ये, इसको कोई रोपा नहीं जाता है, प्राकृतिक रूप से। इसे इस अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्या बोला मैंने बोला कि खेत में कई अवांछित, अवांछित मतलब अब अगर अवांछित शब्द सबको दिक्कत हो तो यहाँ पे गैर जरूरी शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो खेत में कई अन्य गैर जरूरी पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। सो सिंपल। तो एक बार और इसको रिपीट करते हैं हम। खेत में कई अन्य गैर जरूरी पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, उसे ही हम खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका खरपतवार का डेफिनेशन हो गया। अब खरपतवार को जो हम लोग हटाते हैं ना, खरपतवार को निकालते हैं, उसको बोलते हैं निराई। इस प्रोसेस का नाम है निराई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस प्रोसेस को नाम बोलते हैं निराई। अब निराई वैसा क्यों है, जैसे मैंने बताया कि मैंने पहले ही बताया कि खरपतवार क्या करते हैं ना, जल, पोषक और जगह और प्रकाश प्रकाश का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस सबको वो ज़मीन से जितना भी खनिज लवण होता है वो खुद ले लेता है। तो उस समय जो आपके फसल है उसके पास सही तरीक़ा से या फिर सही टाइम पे जो खनिज लवण है वो नहीं पहुंच पाता, जिससे वो या तो पौधा मर जाता है या फिर उसमें ठीक तरह से नहीं हो पाता। और खरपतवार का एक और प्रॉब्लम है कि भाई वो मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। सारा नहीं होते पर विषैले भी होते हैं। और खरपतवार को हटाने के लिए एवं उसकी वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए किसान विभिन्न तरीका अपनाते हैं। तो विभिन्न तरीका का देखो, उखाड़ने का, ठीक है, उखाड़ने का तरीका अपनाते हैं। इसमें से खरपतवार सूख कर मर जाता है, कोई खुद से मर जाता है, कोई मिट्टी में जाता है। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, पुष्पन एवं बीज बनाने से पहले का आता है। बीज बनाने से पहले मिट्टी को हम लोग बहुत अच्छा तरह से साफ़ कर लें, बहुत अच्छा तरह से, जो भी अननेसेसरी जो हमारे पेड़ पौधे थे उसको हम ख़त्म कर दें, ठीक कर दें, तभी हो सकता है। या फिर अगर देखो तो बहुत सारे केमिकल मिलते हैं, जिससे अब मैंने ऊपर में दिखाया है ये तस्वीर, ये वाली, ये तो ये जो जिस दवा का आप जिस दवा का छिड़काव कर रहे हैं ना, वो उस तरह का दवा मिलता है, जिस दवा को हम बोलते हैं खरपतवार नाशी। ठीक है, जैसे एक यहाँ पर एक का नाम दिया हुआ है 2,4-D, ये नाम है। ठीक है, खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार क्या होता है, पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा इससे हम कहते हैं, इसके सहायता से छिड़काव हम लोग कर देते हैं। अब जैसे कि पहले से बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय और पुष्पन एवं बीज बनने के पहले से ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते रहते हैं हम, और बाद में भी करते हैं जब अब फसल पकने के बाद तो नहीं करेंगे ना ऑब्वियसली। और अब आखिरी टॉपिक है कटाई, सॉरी सेकंड लास्ट टॉपिक है कटाई। तो कटाई इम्पोर्टेंट है। तो फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल होने के बाद या फिर पक जाने के बाद हम लोग कटाई करते हैं। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींच कर उखाड़ दिया जाता है, या तो उसे धरातल से काट दिया जाता है। जैसे धान के केस में हम काटते हैं, और बाकी बहुत सारे केस में उखाड़ देते हैं। और अनाज को, फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। ये धान के बारे में बात कर रहे हैं आमतौर पे। ठीक है, हमारे देश में दरांती की सहायता से, दरांती आपको एक तरह का हंसिया, जैसे ये इस हमारे रीजन में इसे हंसिया कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। और नहीं तो फिर हार्वेस्ट की मशीन आती है, जो ट्रैक्टर वगैरह आप देख रहे हैं, हार्वेस्ट की मशीन आती है। काटी गई फसल और बीजों को एक ही टाइम पे काट भी लेगा वो, और एक ही टाइम में भूसा और एक ही टाइम फसल को अलग भी कर देगा। इसे कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। इस तरह का जो काम है उसको थ्रेसिंग मशीन कहते हैं। क्या इसको आमतौर पे आप देखोगे कि वो काटी गई जो फसल होते हैं ना, उसमें डायरेक्टली उसमें डाल दो तो भूसा और आपका जो अनाज उसको अलग कर देगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग मशीन। ये कार्य है ना कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। देखो थ्रेसिंग मैंने थ्रेसिंग वर्ड मशीन जो वर्ड बोला, तो इसके बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि आमतौर पे गांव में आप देखो ना, तो वहाँ पे मैनुअली पैर में चलाने वाला कुछ मैनुअल यंत्र होता है, उसको आमतौर पे ना थ्रेसिंग मशीन ही बोला जाता है। ठीक है, पर एक्चुअली में होता है वो कंबाइन मशीन। कंबाइन मतलब कि कोई दो तीन चीज़ों को गठजोड़ से बना हुआ कोई मशीन। और जैसे बात है, थ्रेसिंग उस प्रोसेस का नाम है जिससे वो अलग होते हैं। हाँ, तो यहाँ पे ये है कंबाइन मशीन। ये पूरा जैसे इसमें क्या होता है, यहाँ से कटाई हो रहा है तो यहाँ पे उसका वेस्ट गिर जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा बाकी सारा जो आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन है।
अब ओहो, चलो बाबू, अब इस तरह का भी बहुत सारा जो है वो मशीन होते हैं। यहाँ पे एक मशीन, एक मोटर व्हील घूमती रहती है। यहाँ से अगर आप डालोगे ना तो यहाँ से भूसे वगैरह बाहर निकल जाएंगे। यहाँ सामने में जो है वो गिर जाएगी आपकी फसल। और आपका आखिरी है, जब फसल आपका गिर चुका है तो आपको रखने का लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो हमारे देश में स्टोरेज की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, स्टोरेज की समस्या होने के कारण जो मार्केट में जो रेट है वो गिर जाती है अचानक से। तो उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दोनों को अधिक समय तक रखना है, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना है तो क्या करेंगे? नमी, कीट, चूहों, सूक्ष्मदर्शी, ये सब चीज़ से अगर बचाना हो, चूहे से तो यार बहुत ही ज़बरदस्त, चूहे से नहीं बचा पाओगे यार आज के टाइम में। यहाँ पर देखो, एक वीडियो में अब लगा रहा हूँ, उसको भी देख लो। तो ताज़ा फसलों से नमी की मात्रा को भी बैलेंस करना होगा कि नमी अगर बहुत ज़्यादा हो गया तभी फसल ख़राब हो जाएगी। तो एक्चुअली में फसल को भंडारण करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उसको भंडारण करने का कुछ कुछ टेक्निक है। जैसे हम लोग बीन, धातु के बड़े बड़े पात्र हम लोग रखते हैं, बीन जिसको बोलते हैं। उससे क्या होता है कि धातु का पात्र में चूहा हुआ का खतरा से तो आप बच ही जाओगे, प्लस बाद में को वो आर्द्रता को भी मैनेज करके रखता है, ठीक है। और जंतु बीजों के बड़े पैमाने के भंडारण है ना, साइलो और भंडारण ग्रह में किया जाता है। तो जिसको देखो, ये इस तरह का अनाज भंडारण है तो साइलो जैसे वो ये बड़ा बड़ा कंटेनर है। ये बीच में ना यहाँ पे एक मान लो कि एक तरह बहुत सा, अब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको कि यहाँ पे एक कंटेनर जोन है। देखो यहाँ पे जिस तरह बहुत बड़ा कंटेनर जो है, ये फुल एसी रूम होता है। फुल एसी रूम, यहाँ पे जो भी इस रूम का टेम्परेचर होता है वो हमेशा, ठंडी में जाओ, गर्मी में जाओ, बरसात में जाओ, इस रूम का टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। यहाँ का इसके अंदर का टेम्परेचर बदलता नहीं है। जिससे क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बदलने के कारण, तापमान नहीं बदलने के कारण वहाँ का फसल में जो खराब होने का जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। इससे कीड़ा मकोड़े, चूहे से भी सुरक्षित होता है। और बहुत सारे जंतु से भी बचा जा सकता है। और सरकारी में भी इस तरह के भंडारण कक्ष होते हैं, प्राइवेट में भी होते हैं। तो ये आमतौर पे ये आपके भंडारण के बारे में यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं कि जितना भी समुद्र तट के पास लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, मछली का मुख्य आहार के रूप में सेवन करते हैं। जो पिछली कक्षा में यहाँ पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में हमने पढ़ा था। और हमने सीखा कि भाई जो यहाँ प्रोसेस है हमारे बीच में, बीजों का चयन, बुआई आदि, इस प्रकार में घरों में अथवा फार्म पर पालन करने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब ये बड़े पैमाने पर किया तो इसको पशुपालन कहते हैं। तो पशुपालन भी एक तरह का खेती ही है। हम लोग इंग्लिश में इसको एग्रीकल्चर का कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन इसको पशुपालन बोलते हैं। बस इसमें फ़र्क क्या होता है, जिस तरह हमारे एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, बीजों का चयन, बुआई, कटाई, फिर जो सिंचाई, तो इस तरह क्या होता है कि वैसा फार्म जिसमें किसी चीज़ को पाला जाता हो किसी चीज़ के लिए, जैसे कि मुर्गी को पालते हैं हम अंडे के लिए और मांस के लिए, गाय पालते हैं हम दूध के लिए। तो जब उसको बड़े पैमाने पे करते हैं तो हम उसको पशुपालन बोलते हैं। ये भी एक तरह का कृषि ही है। तो ये दोस्तों, ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया, चैप्टर क्लोज। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं, या फिर मैं इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करवा दूंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए ई कैप्सूल। इसी तरह से हम लोग और भी जो वीडियो है आगे बनाते रहेंगे। तो तब तक कुछ नहीं करें या ना करें, फॉलो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।